नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। पहले 45 और अब 66 मंत्री। बेशक भविष्य में काम का दबाव मोदी सरकार से कम हो जाएगा, लेकिन मोदी के स्पेशल 21 मंत्रियों की शपथ और कईयों के विभाग बदल देने के बाद सवाल खड़े हुए हैं। विरोधियों के निशाने पर गिरिराज सिंह, मोहन भाई कुंदरिया, साध्वी निरंजन ज्योति और टीडीपी के वाईएस चौधरी सबसे पहले आ गए। आज कांग्रेस ने सबसे ताजा हमला तेलुगु देशम के वाईएस चौधरी पर किया। कांग्रेस के अजय माकन ने मोदी से सवाल पूछा है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त और गुड गवर्नेंस की बात करने वाले मोदी का नारा कहां चला गया। बैंक में धोखाधड़ी करने वाले को कैसे बना दिया गया मंत्री। कांग्रेस के हमले का जवाब देने के लिए नए नवेले सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली मैदान में उतर आए। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन मोदी सरकार को सबसे ज्यादा फजीहत डॉक्टर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा के हेल्थ और रेल मंत्रालय में फेरबदल को लेकर उठानी पड़ी। और आज का सबसे बड़ा सवाल है, मोदी ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह नड्डा को क्यों बनाया हेल्थ मिनिस्टर। क्या गौड़ा ने रेल मंत्रालय की रफ्तार को धीमा कर दिया था। और सवाल यह भी कि कांग्रेस ने क्यों कहा कि मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं। सुरेश प्रभाकर प्रभु ईश्वर की शपथ लेता हूं। बहस इस बात पर ही नहीं है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करने वाले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट 21 नए मंत्रियों की ताजपोशी के बाद जंबो हो गई है। बड़ी बहस तो इस बात पर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा को किस बात की सजा मिली और जेपी नड्डा के साथ सुरेश प्रभु को स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय में बिठाकर किस बात का इनाम दिया गया। जेपी नड्डा जी एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संजीव चतुर्वेदी को हटा दिया। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ईमानदार होती तो वो क्या करती, वो संजीव चतुर्वेदी को वापस बहाल कराती, जेपी नड्डा को डांटती और हर्षवर्धन को डांटती कि आपने क्यों हटाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, जेपी नड्डा जी को ही हेल्थ मिनिस्टर बना दिया कि अब तुम पूरा बदला निकाल लो अब संजीव चतुर्वेदी से। सदानंद गौड़ा के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो सदानंद गौड़ा को कानूनी विभाग दे दिया है। नड्डा साहब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनका नाम बार बार आ रहा था एक ईमानदार आदमी को हटाने के लिए, तो उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है। मंत्रिमंडल से ये जरूर पता चलता है कि प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। विरोधियों का सवाल सदानंद गौड़ा और हर्षवर्धन के मंत्रालय को बदले जाने तक ही सीमित नहीं। कांग्रेस ने टीडीपी के वाईएस चौधरी से जुड़े आरोपों की झड़ी लगाकर उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। मोदी साहब, आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? क्या इनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक के जिनकी देनदारी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और टॉप 20 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की लिस्ट जो निकाली है बैंक के एम्प्लॉयज यूनियन ने, उसके अंदर 8वें नंबर पर आते हैं। तो क्या आपने इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को से बचाने के लिए इनको मंत्री बनाया? कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मोदी के खास सिपहसालार अरुण जेटली को मैदान में उतरना पड़ा। कोई व्यवसाय करता था और बैंक के साथ उसका सेटलमेंट हो गया, तो ये कब से अपराध हो गया कि वो मंत्री नहीं बन सकते। ये इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाना एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से अपेक्षित नहीं है। मोदी की नई टीम 21 में कई और चेहरे हैं जिनके साथ विवादों और आरोपों का गहरा नाता है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या सचमुच मोदी के कथनी और करनी में अंतर है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार टीएस रामाचंद्रन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और पहला सवाल दरअसल उन्हीं से होना चाहिए था, लेकिन वो अभी जुड़ेंगे चर्चा में। तो आशुतोष, मुझे ये बताइए कि सरकार का अख्तियार होता है, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको अपना मंत्री बनाए। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, तो आप उसमें मीन में क्यों निकाल रहे? देखिए, भारत का संविधान इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है
कि कैबिनेट में कौन होगा कौन नहीं होगा ये देश का प्रधानमंत्री तय करता है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के पास असाधारण ताकत है कि जिसको चाहे उसको मंत्री बना दे? दरअसल आज की तारीख में जिस तरीके से जेपी नड्डा को मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय दिया गया है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल यह खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो नरेंद्र मोदी की अपनी प्रतिबद्धता है, जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर कहीं ना कहीं बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कैसे? कि जिस होना तो यह चाहिए था कि संजीव चतुर्वेदी को, जो ईमानदार अफसर था, उस ईमानदार अफसर को रिइंस्टेट करना चाहिए था और उनकी जगह जेपी नड्डा, जिन्होंने उनको हटाने की संस्तुति की थी, और माफ करिएगा जो संजीव चतुर्वेदी के बारे में खुद हेल्थ मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है एग्जेम्पलरी काम किया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को बाकायदा ये शब्द दिए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के उनको हम हटाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से कहा गया था कि उनको हटाने के पहले एक बार हमसे बात करेंगे। राष्ट्रपति के रेफरेंस में है। ऐसे व्यक्ति को जब हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है उसको कमजोर करने की नहीं, पर दूसरा पक्ष भी है आशुतोष, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये कि दरअसल जब एम्स में उनकी नियुक्ति की गई संजीव चतुर्वेदी की, उन्हें सीवीओ का पद नहीं देना चाहिए था। सीवीसी लगातार इस बाबत सवाल उठा रहा था, लेकिन सरकार ने, यूपीए सरकार ने सीवीसी की जितनी ऑब्जेक्शंस थी उनको दरकिनार कर दिया। और ये आज का मामला नहीं है, इसी साल अगस्त में हटा दिया गया है संजीव चतुर्वेदी को। अब नवंबर में आकर अगर जेपी नड्डा बन जाते हैं तो उसमें दिक्कत क्या? नहीं, जेपी नड्डा बन जाते हैं क्या? जेपी नड्डा को इस बात का एहसास नहीं था कि संजीव चतुर्वेदी एक निहायत ही ईमानदार अफसर था क्या? कि तो जेपी नड्डा की दिलचस्पी क्यों थी संजीव चतुर्वेदी को हटाने में? और सरकार बनते ही हर्षवर्धन साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि भ्रष्टाचार कर रहे कुछ अफसरों को बचाने का काम जो है वो जेपी नड्डा और बीजेपी के लोगों को करना था। और अगर संजीव चतुर्वेदी अपने पद पर बने रहते तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती, उनको जेल जाना पड़ता उसको रोकने के लिए। यानी बात बहुत स्पष्ट सी है कि बेईमानों को तो बचाना है, ईमानदारों को काम नहीं करने देना है। और चूंकि हर्षवर्धन जी जो थे वो एक ईमानदार आदमी को काम करने से रोक रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ये बात वो कारपेट के नीचे नहीं रख पाए, पब्लिक हो गई, तो उनको नाकाबिल मंत्री माना गया कि तुम यार इतना सा काम नहीं कर सकते, चलो तुम्हारा डिमोशन हो जाता है। और नड्डा जी, आपने बेईमान आदमी को हटाने का काम करवाया है, इसलिए हम तुमको पुरस्कृत करते हैं। तुम चलो हेल्थ मंत्रालय देखो, अब हेल्थ मंत्रालय में जितने ईमानदार लोग हैं सबको बाहर कर दो, बेईमानों का राज कायम कर दो। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसी ये भारत का कोई संविधान किसी प्रधानमंत्री को कम से कम ये इजाजत तो नहीं देता है। राम, क्या आपको, क्योंकि ये एक तरफा हो रही है थोड़ी चर्चा, क्योंकि अभी हमारे साथ त्रिवेदी साहब, सुधांशु त्रिवेदी नहीं जुड़े हैं, बीजेपी का पक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या यहां पर सवाल उठते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी आती है कि जो शख्स, और ये सार्वजनिक बात है कि 3-3 दफा वो स्वास्थ्य मंत्री, उस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, उन्हें चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं संजीव चतुर्वेदी को हटाओ, इसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर नहीं होना चाहिए एम्स का। ये सवाल उठाने वाले जेपी नड्डा ही थे और आज वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी दम है, इस पे कोई दो राय है नहीं। और जिस तरीके से इनके खिलाफ एलिगेशंस आ रही हैं, मेरे ख्याल में उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इतने दिन 6 महीने से जो उनकी इनिशियल मंत्रिमंडल थी उस पे तो किसी ने ऐसे गन नहीं उछाला। अब क्यों सिर्फ एक दिन बाद ही, स्वेरिंग इन के बाद जो 21 नए मंत्री आए हैं, उसमें 3-4 लोगों के खिलाफ इतनी आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी में आपत्ति है, आम आदमी पार्टी में आपत्ति है, बाकी लोगों में भी आपत्ति है। तो आप कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे? देखिए, एक चीज तो हम भूल नहीं सकते कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ये कहीं ना कहीं कुछ खबर खोज रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी हो या केंद्र की राजनीति में कांग्रेस हो। नहीं, वो ठीक है, पर जो भी बात ये जो भी एलिगेशंस ये लगा रहे हैं ये बड़ा सीरियस है। या तो अब एक इंक्वायरी बिठा के करवा दीजिए काम, नहीं तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपने ऐसे ही करने काम कि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर को बाहर करके एक दूसरे को ला रहे हैं, जिनकी रिकमेंडेशन, जिनको बाहर करना था उनकी रिकमेंडेशन जेपी नड्डा साहब ने खुद की और 3 बार लिखित में की, और उसके बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे उन्होंने उनको हटाया।
मेरे ख्याल में अगर इस तरह ही शुरुआत में होगी तो मोदी साहब की छवि कोई अच्छी रहने वाली नहीं है, क्योंकि उनको अब मुश्किलातें पैदा होंगी अपनी सरकार चलाने में। ऐसी बांधा अगर पड़ेगी तो ये कम नहीं होने वाली, ये मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन मैं पलटकर प्रियंका आपसे ये पूछूं कि कानून का आपने इस्तेमाल किया, जो ग्रे एरियाज होते हैं कानून के, संजीव चतुर्वेदी को आपने वहां पर सीवीओ बना दिया, दरअसल किया आपने, अब इल्जाम आप बीजेपी पर लगा रही हैं, वो तो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं, वो सही राह पर जा रहे हैं दरअसल। देखिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे जो मैं कहना चाहूंगी। पहले तो जेपी नड्डा जी का सवाल तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे मंत्री ऐसे आए हैं, गिरिराज सिंह जी हुए जिनका 1.5 करोड़ उनके घर पे कैश पाया गया, अब तक उसका जवाब नहीं मिला है। फिर चौधरी जी जो हैं, जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, उनके ऊपर केस है कि उन्होंने बैंक डिफॉल्टर हैं। फिर हम यहाँ पे जो आगरा से एमपी बनकर आए हैं, उन पे 23 क्रिमिनल केसेस हैं। आज जेटली जी आते हैं और जेटली जी कब से जज और ज्यूरी बन गए हैं कि सबको क्लीन चिट देने लग गए हैं। आज क्या हमारा जस्टिस सिस्टम नहीं है जो उनको डिसाइड करेगा कि हमारे एमपीज क्लीन है या नहीं है। अब आई नड्डा जी की बात, अगर सीवीओ से इनको इतराज था, इनने पूरा इलेक्शन से पहले फायदा उठाया था संजीव चतुर्वेदी को लेकर और एक दो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने। अगर उस समय पर ये लोग संजीव चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी ने ऐसा उनको क्यों पड़ी हुई थी कोर्स करेक्शन करने की, जो हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए हर्षवर्धन जी नहीं करना चाह रहे थे। इतना प्रेशर जेपी नड्डा जी क्यों बनाए जा रहे थे अगर एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी, हमारी जो भी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमें नहीं प्रियंका, यहाँ पर ये सिर्फ बात स्वास्थ्य मंत्री की नहीं है। अगर आप सीवीसी का भी बयान देखिए प्रियंका, सीवीसी का भी बयान देखेंगे तो सीवीसी का भी साफ मानना है कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। संजीव चतुर्वेदी को सीवीओ नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, उसके लिए रजामंदी जरूरी थी सीवीसी की। क्या ये फैक्ट नहीं है? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगी, 2-3 अगर जो भी सवाल उठते हैं वो हेल्थ मिनिस्टर के अंदर में उठने चाहिए थे। जेपी नड्डा जी किस अथॉरिटी से सवाल जवाब कर रहे थे, मैं ये जानना चाहूंगी। और सवाल जवाब करने के बाद उनको नियुक्ति से हटाना और फिर जेपी नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्टर बनाना, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठता है। क्या उनका इतना कॉन्फिडेंस लो था डॉक्टर हर्षवर्धन पे कि आज उनको हटा दिया गया? दूसरी चीज, ये सिर्फ एक इन्हीं का नहीं है, संजीव चतुर्वेदी का ही नहीं है। 2-3 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं एम्स में, जैसे ही उन्होंने करप्शन के मुद्दे उठाए हैं उनके ट्रांसफर हो गए हैं। उन पे भी सवाल बनता है कि क्यों डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया उस मिनिस्ट्री से। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठाती हैं। आप गिरिराज सिंह जी को देख लो, आज आप आगरा के एमपी को देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश के एमपी को देख लीजिए, जिनको की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है। और पहले भी निहाल चंद वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे एक एचआरडी मिनिस्ट्री में बैठी हुई है जिन्होंने फेक एफिडेविट फाइल किए हुए हैं, उनके कोई जवाब नहीं बन रहे हैं, इसमें कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। पर सवाल उठ खड़े हम पे हो रहे हैं। हमने इलेक्शन में प्रियंका आशुतोष, केंद्र में सरकार इनकी है, प्रश्न चिन्ह इन पे बनता है। जी आशुतोष, आप पत्रकार रहे हैं, मेरे एडिटर रहे हैं, आप एक पत्रकार के तौर पर भी मुझे ये समझाइए, ये बात वो नहीं लगती कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे? आपका हाल भी वही है, कांग्रेस का भी वही है कि अब मौका मिल रहा है। देखिए, ये लोग, आप भी राजनेता हो चुके हैं आशुतोष, अब आप पर भी केस लगने शुरू हो गए हैं। वो केस होना और दागी होना, एक आरोपी होना, दागी होना में फर्क होता है। जो बात आज वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह रहे थे वाईएस चौधरी के बारे में कि बैंक के साथ अगर उनका समझौता हो गया है, अगर पैसे का लेन देन जो लेनदारी देनदारी थी वो अब खत्म हो गई है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या? नहीं, खत्म। देखो संदीप, एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस देश के अंदर मुझे लगता है कि ये रेखा बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है। ये रेखा बहुत पहले स्पष्ट हो चुकी है। ये रेखा ये स्पष्ट हो गई है कि आज तक सुरेश कलमाडी को कन्विक्ट नहीं किया गया, आज तक ए राजा कन्विक्ट नहीं हुए हैं, आज तक तमाम कई ऐसे घोटालों के लोग जो है येदियुरप्पा कन्विक्ट नहीं हुए। तो क्या हम ये मान लें कि इनके ऊपर किसी तरीके के एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए, किसी तरीके का आरोप नहीं लगने चाहिए, टेलीविजन चैनल्स पे इन पर किसी तरीके की बहस नहीं होनी चाहिए और किसी पत्रकार को चाहिए? अब ये हिंदुस्तान के अंदर 25 साल 30 साल तक तो मुकदमे चलते हैं, तो क्या किया जाए? आपके कहने का मतलब यह है कि हम सब लोगों को चुप हो जाना चाहिए था, राजनीतिक पार्टियों को चुप होना चाहिए, पत्रकारों को चुप होना चाहिए, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि
ये जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपके तर्क बदल जाते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं आपके तर्क अलग होते हैं। यही अरुण जेटली जी थे जब सुरेश कलमाडी को, ए राजा को पानी पी पी कर उनकी आलोचना किया करते थे, संसद चलने नहीं देते थे और किसी अदालत ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, यहां तक कि उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई थी। आज तक पवन बंसल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं, FIR तक दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उनका इस्तीफा ले लिया गया। तो मुझे लगता है कि आज बीजेपी इज फीलिंग द हीट। आप उनको डिफेंड करना बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस के इतिहास से सबक लेना चाहिए। आप जितना डिफेंड करोगे उतना ही फंसोगे। सवाल सिर्फ इस बात का है कि आज जेपी नड्डा को आपके प्रिय हो गए हैं। गिरिराज सिंह जिनके घर पे 1 करोड़ 14 लाख कैश बरामद हुआ था चुनाव के दौरान, ब्लैक मनी था, उसका कोई हिसाब आज तक नहीं मिला है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, उनको आपने मंत्री बना दिया। जी क्यों बना दिया भाई? वो तो वो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो चोर ज्यादा ईमानदार निकला, उसने बता दिया कि वो कितने की चोरी करके आया है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुधांशु, थोड़ा एक तरफा अभी तक चर्चा हो रही थी क्योंकि आपका पक्ष नहीं ले पा रहा था। मैं 2-3 सवाल सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा। जेपी नड्डा जो सवाल उठाते हैं संजीव चतुर्वेदी के CBO बने रहने पर, एम्स में 3-3 दफा चिट्ठी लिखते हैं हर्षवर्धन को, वही शख्स स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए अगर देश का, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक पक्ष है, हम ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने को प्रतिबद्ध हैं और ईमानदार अफसरों को भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक संजीव चतुर्वेदी जी के केस की बात थी, उसके अंदर कुछ तकनीकी पक्ष हैं, कुछ तकनीकी जटिलताएं हैं। जैसे कि कहा जाता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट पे है, तो कुछ का कहना है कि विजिलेंस कमीशन से जो उसका प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो वो एक टेक्निकल डिटेल को एक इतने बड़े राजनैतिक निर्णय के समकक्ष तुलना करना मैं उचित नहीं मानता हूं। जहां तक संजीव चतुर्वेदी जी का विषय है, तकनीकी आधार के ऊपर उसमें जो उचित न्याय होगा वह हमारी सरकार करने का प्रयास करेगी। सुधांशु, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। सुधांशु, मेरा सवाल नहीं, मैं भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाना चाहता हूं। के बारे में पॉइंट रेज किया है और उन टेक्निकल इश्यूज का टेक्निकल समाधान होना चाहिए। नहीं, मैं टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता हूं। सुधांशु, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा बिल्कुल सरल सवाल है। एक आम आदमी के जहन में यह सवाल नहीं आएगा क्या कि जो शख्स कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट एम्स की वर्किंग में दिखा रहा था, वहां पर विनीत चौधरी नाम के भी एक शख्स हैं, 82 के IAS ऑफिसर हैं, बड़े नजदीकी रहे हैं जेपी नड्डा के, उनके साथ काम भी किया है, उन पर गाज गिरती है संजीव चतुर्वेदी की कार्रवाई की, वही शख्स अगर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? दाल में कुछ काला नहीं दिखेगा क्या? मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। जी, हम व्यवहारिक पक्ष ये कह रहे हैं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो अनेक प्रकार के लोग आपको अप्रोच करते हैं, वो अपनी घटना का अपना पक्ष रखते हैं और आप उस पक्ष को सरकार को प्रेषित करते हैं। अब सरकार गुणदोष के आधार पर उसकी तथ्यात्मक जांच करती है, जो निर्णय आता है वो सबको। सर, जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्या जेपी नड्डा? साहब आपके पास आया तो आपने इसको फॉरवर्ड क्यों किया? इस मामले में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्या जेपी नड्डा? तो आप एक मिनट, मैं कह रहा हूं यदि मान लीजिए वो दिखा भी रहे थे आपके हिसाब से, तो आप किसी जनप्रतिनिधि पे ये कह देंगे कि साहब आपने इसमें 2 या 3 बार रिमाइंडर क्यों भेजा? तो आप लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत ही। क्या विनीत चौधरी उनके नजदीकी नहीं है? मतलब नहीं है, आप लेके चले आए। क्या विनीत चौधरी उनके नजदीकी नहीं है? जनप्रतिनिधियों का दायित्व यही होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में जिस चीज की सुनवाई उचित रूप में न हो रही हो, वह बात लेकर आम जनता के लोग, क्या विनीत चौधरी काफी नजदीकी, काफी करीबी नहीं है जेपी नड्डा के? का अपराध सिद्ध करने का प्रयास लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। क्या जेपी नड्डा के बेहद करीबी नहीं है विनीत चौधरी? क्या उनके साथ काम नहीं किया है जब वो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री थे? देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से काम करना, प्रोफेशनली काम करना एक अलग चीज है। कौन किसका कितना करीबी है, या तो या वो व्यक्ति बता सकते हैं या नड्डा जी बता सकते हैं। हाँ, ये एक तथ्य है जो कि पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने उनके मातहत काम किया है। यदि किसी ने किसी के मातहत काम किया होगा और वो अपनी कोई ग्रीवियांस लेके आएगा जनप्रतिनिधि के पास, तो वो उसको स्वाभाविक रूप से आगे प्रेषित कर देगा। इसमें कहीं कोई अनुचित तो है नहीं। यदि जांच प्रभावित होने के तथ्यात्मक सबूत मिले तो वह गलत है।
और मैं आश्वस्त हूं कि भाजपा या भाजपा का कोई मंत्री जांच को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। मैं ये भी मान लूं कि हर्षवर्धन जैसे काम की उम्मीद थी, अपेक्षा थी उनसे, वो नहीं कर पाए, इसीलिए जेपी नड्डा को लाना पड़ा। नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी किस कारण से, हर्षवर्धन जी हमारे एक बड़े योग्य, अनुभवी, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रह चुके हैं, इसलिए उनके बारे में यह कहना कि वो किसी काम करने की अक्षमता की वजह से हटाएगा, ये उनके साथ न्याय, इसीलिए तो सवाल उठते हैं ना सर, इसीलिए तो सवाल उठते हैं। जिस डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आप डंका पीटते थे, जिस डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आप डंका पीटते थे कि देश को पोलियो मुक्त बना दिया, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, 6 महीने में उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह लाए जाते हैं जेपी नड्डा, जो लगातार 3 चिट्ठियां लिख रहे थे एम की कार्यप्रणाली को लेकर, खास संजीव चतुर्वेदी को हटाने को लेकर। यही तो सवाल है ना सर। अरे देखिए, यहीं पर एक थोड़ा आप लोगों का पूर्वाग्रह आ जाता है। हर्षवर्धन जी दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहे, जेपी नड्डा जी हिमाचल में लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने भी हिमाचल में बहुत अच्छा कार्य किया है। अब चूंकि दिल्ली का कार्य आपकी नजर में अधिक आता है और छोटे राज्यों का कार्य कम अधिक आता है, इसका अर्थ यह नहीं कि जिसने हिमाचल में काम किया है उसकी गुणवत्ता या उसकी श्रेष्ठता को किसी भी आधार पे कम आंका जाना चाहिए। चलिए सर, मैं दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, और फिर चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप काफी समय तक चर्चा के हिस्सा नहीं थे और तीनों मेहमान मेरी बात ये समझेंगे भी। प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास। दूसरा सवाल, सदानंद गौड़ा रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री थे, रेल मंत्री रहते हुए उनके बेटे पर एक अभिनेत्री, एक मॉडल पर यौन शोषण का आरोप लगता है, वही शख्स कानून मंत्री बना दिया जाता है। थोड़ा समझाइए मेरे दर्शकों को, ये क्या हुआ? देखिए, उनके बेटे पर जो आरोप है वो एक नितांत व्यक्तिगत विषय है, उसका सदानंद गौड़ा जी के राजनीतिक कैरियर है, राजनीतिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों में क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सत्यता है, क्या असत्यता है, इसकी कानून जांच करेगा। सदानंद गौड़ा जी उसको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। वो तो कर्नाटक सरकार के अधीन में, कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। तो ये कहना कि कोई सदानंद गौड़ा जी के कानून मंत्री बनने से वो प्रभावित होगा, या अपने आप में एक अलग विषय है। बहुत सारे कानूनों का उपयोग होता है राजनीतिक संदर्भों में, कितना उचित है, कितना अनुचित है, कितना न्याय संगत है, कितना राजनीति प्रेरित है, यह जांच के बाद स्पष्ट हो जाए। मैं मॉरल हाई ग्राउंड की ही बात कर रहा हूं राम। क्या यह सवाल वाजिब है कि एक शख्स, उनके बेटे पर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, हालांकि अभी अदालती कार्रवाई चल रही है, सच है कि झूठ है हमें नहीं मालूम, और यहां मैं कोई मॉरल स्टैंड नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। क्या यह अवॉइड किया जा सकता था? प्रिंसिपल पॉलिटिक्स में अगर आप जाएंगे तो ये करना नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि ये ज़रूर जोड़ा जाएगा उनके बेटे के हादसे के साथ जो बेंगलुरु में हुआ। आखिरकार लोग इन चीज़ों पे ही उंगलियां उठाते हैं, और इससे ये गलती हो, बट इस वक्त जो किया है और जो कार्रवाई उनके बेटे के खिलाफ चल रही है, उन्होंने भी कहा है कि गौड़ा साहब ने भी ये माना है और कहा है कि ये एक आरोप उनके ऊपर लगाया है जो बेबुनियाद है। क्या आरोप अगर लगाया है तो इंक्वायरी तो वहाँ पुलिस कर ले दीजिए, उसके बाद नतीजे पे तो पहुंचे। उससे पहले अगर आप उनको राष्ट्र में लॉ मिनिस्टर बना देंगे तो वो एक अलग सा सिग्नल देता है, और वो एक बहुत एनकरेजिंग सिग्नल नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए इसका शैडो प्रधानमंत्री पर जरूर पड़ेगा। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि सिर्फ आप ईमानदार राजनीति करें, और मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बीजेपी दावा करती है ईमानदार राजनीति कर रही है, लेकिन आप दिखते भी लगने चाहिए कि आप ईमानदार राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी के जहन में सवाल ना कौंधे, और सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक लूंगा, प्रियंका आपके पास, आशुतोष आपके पास भी लौटूंगा। आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं, कल जो मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ और विस्तार हुआ, उससे कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आशुतोष आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन। आशुतोष, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं सुधांशु से, लेकिन एक सवाल आपसे भी होगा। आप जब ईमानदार राजनीति की बात करते हैं, सोमनाथ भारती पर भी आरोप लगते हैं, वो आपके मंत्री बने रहते हैं, आप दूसरों से उम्मीद करो, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार ना हो। क्या यह कड़वी हकीकत है भारतीय राजनीति की?
नहीं, देखिए सोमनाथ भारती के मसले पर हम कई बार कह चुके हैं और लगातार हमने ये भी कहा है कि जिस वीडियो के आधार पे पुलिस ने केस दर्ज किया है उस वीडियो की एक पब्लिक स्क्रूटिनी हो जाए, हर आदमी बैठ कर उसको देख ले। हमने 3 घंटे बैठकर उस फुटेज को देखा, हमें उसमें कहीं बिल्कुल गलत नहीं नजर आया। वही आप ही जज, आप ही जूरी, आप उसकी आप ही जज, आप ही जूरी, वही काम। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा राजनीतिक वातावरण आज ऐसा हो गया है कि उसमें अगर ईमानदार आदमी अपनी बात ईमानदारी से रखना चाहता है तो उसके ऊपर संदेह पैदा होता है। इसलिए हमने कहा था कि भाई पब्लिक स्क्रूटनी कर लीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, सारे फुटेज हम सब लोग बैठ के देख लेते हैं, जिसको अगर गलत निकलता है तो उसके खिलाफ सजा हो जाएगी। किसी पार्टी ने पब्लिक स्क्रूटनी की बात नहीं की। आज बीजेपी इस बात को कहे कि वो जेपी नड्डा के खिलाफ जो उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी थी, जिस तरीके के संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया था, उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है ये अभी हिम्मत अभी बीजेपी या कांग्रेस के अंदर नहीं है। हमारे अंदर ये हिम्मत है क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि पिछले दिनों पुलिस ने जो शुरुआती आरोप लगाए थे वो आरोप बाद में उन्होंने वो आरोप नहीं लगाए, रेसिज्म का आरोप नहीं लगाया, अब वो कुछ और बातें कहने लगे। और इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मामला भी अदालत के अंदर है। लेकिन अगर पब्लिक स्क्रूटनी की बात अगर है तो आइए जेपी नड्डा की भी पब्लिक स्क्रूटनी कर लेते हैं और सोमनाथ भारती की भी पब्लिक स्क्रूटनी कर लेते हैं, उसमें डरने की क्या बात है। प्रियंका, आप इसके लिए तैयार हैं कि आप कथनी और करनी में अंतर का गंभीर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर? आपकी और कथनी और करनी में कितना अंतर है ये देश ने देखा है पिछले कुछ सालों में। नहीं, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जहां जहां हमारे कोई भी नेता पे आरोप लगे, भले ही वो चार्जेस प्रूव हुए थे या नहीं हुए थे, जैसे ही आरोप लगे थे और हमें लगा कि पब्लिक का उन पे कॉन्फिडेंस कम है, हमने उन लोगों को स्टेप डाउन करने को कहा। जैसे अभी कुछ देर पहले ही आई थिंक आम आदमी पार्टी के आशुतोष जी बता रहे थे कैसे ए राजा पे, सुरेश कलमाडी पे कोई चार्जेस नहीं लगे थे, आरोप ही लगे थे, हमने स्टेप डाउन करने को कहा। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि अशोक चव्हाण जी को स्टेप डाउन करने को कहा। है तो हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर जब गंभीर आरोप लगते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगते हैं तो वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक दिन में क्लीन चिट देने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन में क्लीन चिट मिल जाती है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं। एक मिनट, बहुत अच्छा हुआ आप नहीं, देखिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लिया। हाई कोर्ट ने तीन ऐसे PILs फाइल हुए थे, रिजेक्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तक ऐसे आरोपों को रिजेक्ट किया है। हमने क्लियरली कहा है राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है और केंद्र में अब आपकी सरकार है। अगर कोई आरोप होते हैं तो आप उन पे जांच कीजिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहुत स्पष्ट तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि जो सदानंद गौड़ा के बेटे पे आरोप लगे हैं वो उनका निजी मामला है। और यहाँ पर जब बस एक सिंपल चीज हुई थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे मीडिया से कुछ बातचीत हुई थी रॉबर्ट वाड्रा की, आपने पूरे कांग्रेस को डॉक में लाया था, वो भी उनकी पर्सनल इश्यू था। क्यों पूरे कांग्रेस से जवाब मांगा गया था? सेम चीज अगर दूसरों पे ये ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो जब अपने खुद के गिरेबान में झांके कि किस तरीके का काम कर रहे हैं कि लॉ मिनिस्ट्री देते थे उस आदमी को जिसपे के बेटे पे एक प्रॉब्लम है, उन पे केस लगा हुआ है। चलिए अब तीसरा सवाल का अगर सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी पे उठता है। तीसरा सवाल सुधांशु जी अब आपसे, गिरिराज सिंह का मैंने वो जिक्र किया था, वो सवाल अभी छोड़ दिया था आपके लिए कि 1 करोड़ 14 लाख की चोरी होती है। खुद बताते हैं कुछ 1-2 लाख रुपए की चोरी हुई, चोर बताता है अरे भैया मैंने तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए चुराए थे। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह की तल्ख बयानी और भड़काऊ भाषण वो देते थे कि जो हमसे इत्तेफाक नहीं रखते पाकिस्तान में जाकर वहां बस जाएं, ऐसे शख्स को मंत्रिमंडल में जगह क्यों? देखिए संदीप जी, यही अंतर है हमारी पार्टी में और दूसरों के में। गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिए थे, हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ने उनका खंडन किया और अपने को उससे अलग किया। मतलब वो पाक साफ हो गए, डिफेंड नहीं किया। मतलब अब वो पाक साफ हो गए। आम आदमी पार्टी खंडन किया पर मंत्री पद दे दिया। नहीं, पाक साफ नहीं हो गए। उन्होंने गलत बोला था, हमने उसको गलत कहा, हमने एक्सेप्ट किया कि उनका निजी बयान था और गलत था। मतलब गंगा नहाकर आ गए अब गंगा नहाकर आ गए। भारती जी ने जो किया, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ के घर पे पाए गए। मुझे पूरा वाक्य करने थे।
अरे मुझे अपना वाक्य तो पूरा करने दीजिए। जब आप लोग बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। सोमनाथ भारती जी ने जो किया, आशुतोष जी यहां बैठे, मैं पूछना चाहता हूं क्या सोमनाथ भारती जी ने अपना लाइसेंस सरेंडर नहीं कर दिया था इस आशंका में कि कहीं उनका लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए कोर्ट की एडवर्स टिप्पणी के चलते हुए? ये वो मानसिकता थी कि पुलिस भी मैं ही हूं, मंत्री भी मैं हूं, जज भी मैं ही हूं, सारी इंक्वायरी भी मैं ही करना चाहता हूं, और इनके नेता धरने पे बैठ गए जाके सोमनाथ। सुधांशु, इसीलिए मजा आता है आपके साथ, हमारी सोच, सुधांशु आपके साथ चर्चा करने में मजा इसीलिए आता है, प्रियंका जी की पार्टी का मैं जवाब देता हूं। अच्छी कसरत करवाते हैं दिमाग की। आप बात हो रही थी गिरिराज सिंह की और आसानी से आप सोमनाथ भारती पर पहुंच गए, इसीलिए मजा आता है आपके साथ चर्चा करने में। गिरिराज सिंह का मामला आपने गोलमोल कर दिया। वाक्य और पूरा करने दीजिए जी। प्रियंका जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ। प्रियंका जी ने कहा इनकी पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। कोयला घोटाले में इनकी पार्टी ने, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया कि किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे, फिर दिखाया। और दिखाने के बाद जब कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की, पूरी फाइल चलिए आशुतोष और प्रियंका इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। आशुतोष पहले आप, प्रियंका मैं आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। का स्टैंड और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्टैंड में जमीन आसमान है। एफिडेविट नहीं, सुधांशु जी आपने अपना एफिडेविट देखा जो अटॉर्नी जनरल के द्वारा आपने कोल बॉक्स के लिए भेजा? आपने अपना एफिडेविट देखा जो आपने ब्लैक मनी पे भेजा? और अब तक आपने 1 करोड़ का जवाब नहीं दिया गिरिराज सिंह जी का। जी आशुतोष, अरे मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने एफिडेविट दिया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे, और आपकी सरकार ने माना कि आपने मंत्रियों को दिखाया, प्रधानमंत्री कार्यालय को दिखाया, और जब फाइल मांगी गई तो कहा फाइल खो गई। चलिए क्या किया, पूरा ब्लैक मनी का मुद्दा बनाकर जनता से वोट लेकर आपने अटॉर्नी जनरल के जरिए उनके नाम छुपाने। चलिए आशुतोष आप भी सवाल उठाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लाइसेंसेस बचाने की कोशिश। हाँ, प्रियंका आपकी बात आ गई समझ में। हिपोक्रेसी पे तो नंबर 1 है। मुझे देखिए, मुझे लगता है प्रियंका जी अगर शांत हो जाए तो फिर मैं बोलूं। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी की और बीजेपी की नैतिकता पर आप सवाल क्यों खड़े करते हैं? यहां पर नैतिकता के नए नए मानदंड रोज स्थापित किए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हम नड्डा के मसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी ने अपना अध्यक्ष एक ऐसे आदमी को बनाया हो जिसके ऊपर कत्ल की साजिश रचने का आरोप लगा हो, जिसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करके आरोप लगाया हो कि ये गुजरात के अंदर एक्सटॉर्शन का सिंडिकेट के प्रमुख हैं और उसको रन करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार घोषित कर दिया हो, जो जेल जा चुका हो, आज बीजेपी उसको अपना पार्टी अध्यक्ष बनाकर उसको ताकत प्रदान कर रही है। अब आप ऐसी पार्टी से उम्मीद करेंगे कि नड्डा को वो मंत्री ना बनाए, आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि गिरिराज सिंह को मंत्री ना बनाए। और अमित शाह के बारे में बात कर रहा हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाकर उन्होंने जहर उगलने वाली टिप्पणियां की, चाहे आजमगढ़ के संदर्भ में हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी, तब उनको छूटना पड़ा। और अगर उनको पार्टी अध्यक्ष बनाने बीजेपी को गुरेज नहीं है तो नड्डा में क्यों? तो राजनीति में नैतिकता की एक नई परिभाषा, नए बेंचमार्क नरेंद्र मोदी की सरकार गढ़ रही है। नहीं, आपकी सरकार पर भी लोग हैं जिनके बारे में जयपुर में एक महिला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, बलात्कार के आरोप लगाए। चलिए मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। अभी मैं फिर से आम आदमी बनाम बीजेपी नहीं करना चाहता हूं इसको। यहां पर सुधांशु जी, दर्शक कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं इस पर कुछ एक मिनट सुधांशु जी ने बहुत संगीन बातें कही हैं। हाँ, मैं 1-2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हम बेबाक बिल्कुल चर्चा यहां पर कर रहे हैं बिना किसी राजनीतिक चश्मे के। मैं पूरा निष्पक्ष होने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि मोहन भाई कुंदेरिया वो मंत्री बन जाते हैं, उन पर आरोप है, ये गंभीर आरोप की वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे उन पर वो चल रहे थे एक कैंप में। कठीरिया साहब आपके आगरा से जो सांसद हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं। गिरिराज सिंह का मैंने जिक्र कर दिया। साध्वी निरंजन ज्योति का भी मैं यहां पर नाम लेकर आना चाहूंगा। वाईएस चौधरी को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो दरअसल बीजेपी के नहीं है, हालांकि आपकी सरकार के तो हिस्सा हो गए, टीडीपी सांसद हैं। इन लोगों की जरूरत क्या थी? मेरा सवाल यह है सर आपसे। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी की इस बात का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो बात कही है,
राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जो कुछ किया था वो वैधानिक दृष्टि से भी नहीं सिद्ध कर पाए हैं, और राजनीतिक दृष्टि से मैं इसका कोई बहुत श्रेय नहीं लेना चाहता कि 3-3 बार गुजरात में और लोकसभा में जो कुछ हो चुका है। और आशुतोष जी की पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग नक्सलियों को समर्थन देने के सजा याफ्ता थे, सुप्रीम कोर्ट से बेल पर थे, विनायक सेन जैसे लोग इनकी पॉलिसी मेकिंग कमेटी में रहे। मौलाना तौकीर रजा से जाकर अरविंद केजरीवाल ने समर्थन मांगा। बटाला हाउस इनकाउंटर में इन्होंने आतंकवाद के आरोपियों का साथ दिया, और यहां पर भ्रष्टाचार के अलंबरदार बनकर उत्तर प्रदेश में जाके इन्होंने कहा सांप्रदायिकता ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यह आम आदमी पार्टी का असली चेहरा था। जहां तक सांप्रदायिक राजनीति की बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों बिल्कुल एक बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चलती रहेगी। विरोधी शक्तियों के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, मेरा सवाल मोहन भाई कुंदरिया, कठीरिया, साध्वी निरंजन ज्योति, इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, जिन आप आरोपों की बात कर रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति की, या जिन आप अंधविश्वासों की बात कर रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में इस प्रकार की बात नहीं है। यदि कोई ऐसी बात है और इस तरह की कोई शिकायत आती है तो लोकल प्रशासन और जो भी सक्षम अधिकारी होगा वो उसकी जांच करे, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसी कोई बात आती है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है या क्या, मगर ये मैं बताना चाहता हूं, जैसे साध्वी निरंजन ज्योति जिस वर्ग से आती हैं और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, बांदा, बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र से आती हैं, पहली बार मोदी जी ने उस क्षेत्र को और समाज के उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। आजादी के बाद आज तक उस क्षेत्र और उस वर्ग को कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो यानी कि हॉर्सेस फॉर कॉसेस नहीं है। आप क्या ये मान रहे हैं हॉर्सेस फॉर कॉसेस? आपने बेस्ट टैलेंट पूल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने जात पात, इलाके की मजबूरियां, राजनीतिक क्या नफा नुकसान हो सकता है, उसका गणित भी फैलाया है। क्या आप ये मान रहे हैं सुधांशु जी? देखिए, हमने बेस्ट टैलेंट पूल की जहां तक आप बात कह रहे हैं, राज्यवर्धन राठौर ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, राजीव प्रताप रूडी जी 1990 से विधायक हैं और युवा और अनुभव दोनों का समन्वय है। मुख्तार अब्बास नकवी जी में भी युवा और अनुभव दोनों का समन्वय है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कितने अनुभवी राजनेता हैं, लंबे समय का उनका राजनीतिक ये अच्छा किया आपने इन लोगों का नाम ले लिया। कितने लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र। ये अच्छा किया आपने सुधांशु जी, शुक्रिया। सुधांशु जी शुक्रिया, आपने ये नाम ले दिए। और भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, शुक्रिया, आपने ये नाम ले दिए। राम, ये बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने नाम ले दिए। राजीव प्रताप रूडी 1990 से सक्रिय राजनीति में है, जायंट किलर हैं, उन्हें सिर्फ स्वतंत्र प्रभार मिलता है। मुख्तार अब्बास नकवी 1998 से 99 में मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। तो क्या ये हॉर्सेस फॉर कॉसेस वाली अप्रोच थी, या इसमें भी संकेत हैं, साफ पढ़े जा सकते हैं? नहीं, देखिए, कुछ संकेत तो जरूर हैं और उसको मेरे ख्याल में एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ। वो हो जाएंगे आने वाले दिनों में एक्सपैंड। बट एक चीज जरूर है कि आखिरकार मोदी साहब को पॉलिटिकल कंपल्शंस को रियलाइज करना पड़ा, और जो चीज पहले नहीं देखी उन्होंने स्पेसिफिकली कम्युनिटीज, रिलीजन, कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम ये ना भूलें कि मोदी साहब सोचते हैं अगले 3-4 साल में जो 4 बैटल ग्राउंड स्टेट्स उनके लिए है और जहां उनको जीतना बहुत जरूरी है, वो है यूपी, बिहार, तमिलनाडु और एक और बड़ा स्टेट है जहां वेस्ट बंगाल। बहुत जरूरी है ये 4। इन चारों को अगर आप गिने तो 201 सीट लोकसभा में है, ये 1/3 से ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि उनको राज्यसभा में जो कमी महसूस हो रही है इस वक्त, जहां पर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तेजी से शायद नहीं लागू कर सकते, तो उनको मेजॉरिटी चाहिए। तो ये बैटल ग्राउंड पर यहां पर सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं है। और प्रियंका, सुधांशु और आशुतोष, 30-30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है। अहम सवाल, आखिरी सवाल, सुधांशु जी, क्या हिंदुत्व एजेंडे पर भी जाते दिखे हैं आप इस कैबिनेट विस्तार और फेरबदल में? सवाल इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द पिछले साल बिगड़ा, अब नोएडा से भी जहां मैं बैठा हूं, यहां के सांसद मंत्री, गाजियाबाद के सांसद मंत्री पहले ही थे, मुजफ्फरनगर के सांसद मंत्री और आगरा के सांसद मंत्री,
क्या आप हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के एजेंडे पर जा रहे? जनरल वीके सिंह और डॉक्टर महेश शर्मा को अगर आप हिंदुत्व के नजरिए से देखना चाहें तो यह आपका दृष्टि दोषी कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक पक्ष है, हम विकास के साथ 21वीं सदी में भारत को महान भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, परंतु भारत और भारतीयता के मूल्यों के साथ, जिससे कि भारत का शासन पिछले 67 सालों से वंचित रहा है, हम उसको आत्मसात करके विश्व के पटल पर भारत को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आशु 20 सेकंड है आपके कमेंट। जी देखिए, जब आप संदीप ये कहते हैं कि हिंदुत्व, बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ा कब? आप देख लीजिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जहर उगली है, जिस तरीके से अमित शाह ने जहर उगला है, जिस तरीके से जिन्होंने दंगे भड़काए उनको कैबिनेट में जगह दी गई, उनको पब्लिक फेलिसिटेशन किया गया है, तो ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक दृष्टि से वोट की फसल खड़ी करने की कोशिश इनकी हमेशा से रही है। इससे अलग करके इनको मत देखिए। प्रियंका, मैं बस यही कहना चाहूंगी, इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है। एक तरफ ये आर्टिकल 370 हटाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री सजाद लोन से मिलते हैं। महाराष्ट्र में एक नेचुरली करप्ट पार्टी का सहारा लेकर आज ये सत्ता में आना चाहते हैं। आज जो कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, जो बातें इन्होंने मंच पे कही थी इलेक्शन रैलीज के समय, उनसे यू टर्न ले रहे हैं। ये ऐसी सरकार बनकर आई है, ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी, सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, आशुतोष और टी.आर. रामचंद्रन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का अख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव है कि वो कैसा कैबिनेट चाहते हैं, लेकिन सवाल उठेंगे तो हम सवाल उठाएंगे भी पूरी निर्भीकता, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि न्यूज 24 है हर हिंदुस्तानी का चैनल। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।